नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। राष्ट्रीय दवा मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण ने हाल ही में 30 जरूरी दवाइयों की कीमत में कटौती की है। इससे टीबी, डायबिटीज और मलेरिया जैसी बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी। देश में दवाइयों की कीमत में नियंत्रण और प्राधिकरण के हालिया कदम से जुड़े तमाम पहलुओं को आज हम विशेष में दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष, दवाएं, कीमत और कारोबार। हाल में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए ने दवा कंपनियों को कई दवाइयों की कीमतों में कटौती का निर्देश दिया है। इसमें डायबिटीज, टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों की दवाएं भी शामिल हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इससे जरूरी दवाओं की कीमतों में कमी आएगी। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए ने डायबिटीज, टीबी और मलेरिया की दवाएं और एंटीबायोटिक समेत कई दवाइयों की कीमतों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। एनपीपीए का कहना है कि औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश यानी डीपीसीओ 2013 के तहत 30 दवाओं के अधिकतम मूल्य तय किए गए हैं। अधिसूचना के मुताबिक रिफॉम्पिसिन, आइबुप्रोफेन, सल्माबुटामॉल, सल्फेट, ग्लिम्पेराइड, मेटाफॉर्मिन जैसी दवाइयों की कीमतों में 30 से 50% तक कमी आ सकती है। देखिए, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि लॉन्ग टर्म जिनका असर होता है, जिसको एक बार बीमारी हुई तो वो सालों साल मरीज ने दवाई लेनी होती है, और ऐसे कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिनके के लंबे समय तक दवाइयां लेनी होती हैं। तो उनके अंदर जो है, ये भारत सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है कि उन दवाइयों की जो कीमतें हैं उनको थोड़ा नीचे रखा गया है हमारी आम जनता को देखते हुए। और काफ़ी कुछ जो है ये ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल में जो दवाइयाँ आई हैं, ख़ास तौर से हार्ट की मेडिसिन हैं, टीबी की मेडिसिन हैं, ये आई हैं और उनसे रेट्स काफ़ी कुछ कम हुए हैं। एनपीपीए ने कहा है कि अगर किसी दवा की कीमत निर्धारित मूल्य से कम है तो दवा कंपनियां मौजूदा कीमत या सबसे कम खुदरा कीमत वसूल सकती हैं। साथ ही एनपीपीए ने निर्देश दिया है कि कोई भी दवा कंपनी मूल्य नियंत्रण के दायरे में आने से बचने की कोशिश ना करे। अगर कोई कंपनी नई पैकेजिंग या कॉम्पोजिशन में दवा लॉन्च करती है तो इसे एनपीपीए के दिशा निर्देश का उल्लंघन माना जाएगा। हम एक इंजेक्शन यूज करते हैं, उसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मिलता है 1000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक। मगर इसमें क्या फर्क है कि जो सस्ता इंजेक्शन मिलता है वो इनप्योर और यूरिनरी होता है, और जो महंगा इंजेक्शन मिलता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनता है। तो जिस तरह की टेक्नोलॉजी से वो ड्रग बनता है उससे भी उसके खर्चे पर फर्क आता है। तो आप यूरिनरी प्रोडक्ट को रिकॉम्बिनेंट डीएनए से इक्वेट नहीं कर सकते। प्रोडक्ट तो वही है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कुछ इस वजह से भी प्राइस में फर्क पड़ता है। दवा कंपनियों को नई दवा या कॉम्पोजिशन लॉन्च करने से पहले एनपीपीए की मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा दवा कंपनियां डीपीसीओ के तहत सूची में दर्ज दवाओं का उत्पादन बंद नहीं कर सकती। इन दवाओं का उत्पादन कम करने से भी दवा कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दवा कंपनियों को उत्पादन कम करने या बंद करने से 6 महीने पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। और ये अगर प्रैक्टिस पूरे देश में रहा तो एक तो मतलब यूनिफॉर्मिटी आएगी, तो कीमतों में ऊपर नीचे नहीं होगा, और जो बायस रहता है, इंडिविजुअल बायस कोई डॉक्टर्स का, वो नहीं होएगा। दरअसल जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची के आधार पर ही इनकी कीमतें नियंत्रित की जाती हैं। यह काम राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए करता है। एनपीपीए अब तक आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल 680 दवाओं में से 521 दवाओं की कीमत तय कर चुका है। विपिन चौहान के साथ ज़ायगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। 1986 में कई सेक्टरों के लिए भारत ने राष्ट्रीय नीति बनाई। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया। 1986 की राष्ट्रीय औषधि नीति के मुताबिक ही देश में मोटे तौर पर दवाइयों की निगरानी होती है। लेकिन उदारीकरण के बाद जो हालात बदले, उसने इस नीति में कई सारे बदलावों को जरूरी बना दिया। भारत के संविधान में यह कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की बेहतरी करना राज्य का मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में देश ने लक्ष्य बनाया कि सन 2000 तक हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
लेकिन जल्द ही लगा कि जब तक दवाइयों को लेकर ठोस नीति नहीं बनाई जाएगी तब तक स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी मुमकिन नहीं है। लिहाजा देश की बड़ी आबादी तक सुविधा पहुंचाने के लिए 1986 में एक नीति बनाई गई। औषधि नीति 1986 में लक्ष्य ये बनाया गया कि जरूरी और जीवन रक्षक दवाइयों को उचित कीमत पर लोगों तक पहुंचाया जाए। दवाइयों के उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता निगरानी की ठोस व्यवस्था की जाए। दवा उद्योग में निवेश को बढ़ाने के लिए माहौल बनाया जाए और कीमत में कटौती के लिए नई तकनीक का सहारा लिया जाए। साथ ही दवा उत्पादन के लिए देश की घरेलू क्षमता को विकसित किया जाए। इसके बाद दवा उद्योग ने लगातार तरक्की की, लेकिन कीमत का सवाल जस का तस रहा। सब कुछ जो है वो भारत सरकार या सरकार के हाथ में नहीं होता है, क्योंकि इसमें पेटेंट लॉज जो हैं वो भी बीच में काम में आते हैं। कई जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने अपनी जो दवाइयाँ उन्होंने रिसर्च करके निकाली हैं उसके ऊपर पेटेंट लिया हुआ है और उसके कारण जो है वो दाम उनको ऊंचे रखने पड़ते हैं। लेकिन वही दवाइयाँ अगर मासिस यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल आ रही हैं, तो सरकार की कोशिश रहती है कि उनकी कीमतें कम रखें। दवाइयों का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन बड़ी आबादी की पहुंच से कई जरूरी दवाइयां बाहर ही रहीं। 1991 में जब उदारीकरण की नीति अपनाई गई तो दवा उद्योग पर भी असर पड़ा। थोक उत्पादन और कुछ खास दवाइयों को छोड़ दें तो इसके लिए औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। 1999 आते आते उन दवाइयों को भी निजी निवेशकों के लिए खोल दिया गया जो सरकारी कंपनियों के कब्जे में थीं। इनमें विदेशी निवेश की सीमा पहले 51%, फिर 74% और फिर 2000 में 100% तक कर दी गई। देश में दवा अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की नीति बनी। साथ ही समय समय पर इनसे जुड़ी कई योजनाएं बनाई गईं। लेकिन जानकारों की माने तो इसमें और ज्यादा सुधार की दरकार है। मेरे हिसाब से अभी इस हिसाब से तो काफी सही है, और लेकिन और कदम लेने की जरूरत है ताकि जो महंगी दवाइयां हैं वो ठीक से यूनिफॉर्मली रेगुलेट हो पूरे देश में और कोई वेरिएबिलिटी ऑफ कॉस्ट में ना आए कि कुछ जगह आपको ज्यादा कीमतों में मिल रहा है, कुछ जगह कम में मिल रहा है। दवाइयों की कीमत और देश की औसत आमदनी के बीच बड़े अंतर को देखते हुए 1995 में सरकार ने औषधि मूल्य निर्धारण आदेश जारी किया। हालांकि इससे जुड़े आदेश पहले भी जारी किए गए थे, लेकिन उसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाया। सबसे पहले 1962 में औषधि मूल्य प्रदर्शन आदेश और फिर औषधि कीमत नियंत्रण आदेश 1963 लागू किए गए। इसके बाद देश में पहली बार 1963 में दवाइयों की कीमत स्थिर की गई, लेकिन दवाइयों का भाव बरकरार रहा। 1962 से लेकर 1986 तक कई आदेश और जारी किए गए। इन तमाम आदेशों में उन दवाइयों पर खास ध्यान दिया गया जिनकी खपत ज्यादा है। ऐसी दवाइयों के दाम की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई। कीमत पर और गंभीर रुख दिखाते हुए सरकार ने 2012 में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति बनाई। इनमें बाजार आधारित मूल्य व्यवस्था की वकालत की गई। मतलब ये कि मांग के मुताबिक दवाइयों की कीमतों का निर्धारण होगा और इसमें कंपनियां आपस में प्रतियोगिता करेंगी। 3 साल पहले ये नीति बनी और 2 साल पहले इसमें संशोधन भी हुए, लेकिन कीमत का मसला अब भी मरीजों के लिए बड़ा सवाल है और दवा कंपनियों की मनमानी जारी है। जो महंगी दवाइयाँ लिखी जाती हैं डॉक्टरों के द्वारा भी, उसका पीछे जो रीजन होता है, ज्यादातर में रीजन ये होता है कि वो ऑथेंटिक कंपनी की दवाई लिखना चाहते हैं, और वो जो ऑथेंटिक कंपनीज हैं ज्यादातर वो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और उनकी ड्रग्स की उसी ड्रग की कीमत ज्यादा है। तो डॉक्टर जो अगर महंगी दवाई लिख भी रहा है तो उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि वो एक अच्छी कंपनी की, रिप्यूटेड कंपनी की दवाई लिखे, जिससे कि जो दवाई जा रही है वो पूरा का पूरा असर करे। सरकार का कहना है कि जरूरी दवाइयों की कीमतों को लेकर वो गंभीर है, लिहाजा समय समय पर कीमतों की समीक्षा की जाती है। ताजा फैसले में सरकार ने 30 दवाइयों की कीमतों की ऊपरी सीमा निर्धारित की है। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत दुनिया के बड़े दवा उत्पादक देशों में से एक है। बावजूद इसके भारत में दवाइयों की कीमत बाकी देशों से ज्यादा है। इसके लिए पेटेंट, दवा कंपनियों और डॉक्टरों की साठगांठ को जिम्मेदार माना जाता है। इसके अलावा दवा कंपनियों की नीयत भी महंगी दवाइयों के लिए जिम्मेदार है। भारत में 10,000 से ज्यादा छोटी बड़ी दवा कंपनियां हैं। बाजार में दवा के तकरीबन 90,000 ब्रांड उपलब्ध हैं और देश में अंग्रेजी दवाओं का अनुमानित सालाना कारोबार 92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है।
दवा कारोबार और उत्पादन सालाना बढ़ रहा है और इसके साथ ही दवा की कीमतें भी। हालांकि देश में दवा मूल्य निर्धारण के लिए राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के साथ कई कानून भी हैं, लेकिन इसके बावजूद दवा कंपनियां कानून में कमियां तलाश कर दामों में मनमानी करने में कामयाब होती रही हैं। इस पे मरीजों पे बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जो कॉमन दवाइयां हैं आजकल क्या होता है कि अनरेगुलेटेड प्राइस से लोग खरीद नहीं पाते हैं और उनका नहीं खरीद पाने से उनको बीमारी भी में प्रॉब्लम आती है। जो लॉन्ग टर्म बीमारी डायबिटीज़ है, डायबिटिक मेडिकेशन में भी कमियां आई हैं प्राइसेस में, तो लॉन्ग टर्म लेने में उनको बहुत फायदेमंद होगा। तमाम दवाओं की खुदरा बिक्री कीमतें लागत से कई गुना ज्यादा है। हालांकि कई दवाइयां पेटेंट के दायरे से बाहर हैं, इसके बावजूद इनके जेनरिक उत्पादन बाजार में मौजूद नहीं है। कंपनियां दवा के तत्व और ब्रांड बदलती रहती हैं, इसके जरिए वो कानून को झांसा देने में कामयाब रहती हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर, अस्पताल और दवा कंपनियों के बीच गठजोड़ भी दवा की बढ़ी कीमतों के लिए जिम्मेदार है। कंपनियां चिकित्सकों को महंगे तोहफे और अस्पतालों को कमीशन देकर न सिर्फ बाजार पर कब्जा जमाती हैं, बल्कि मनमानी कीमतें भी वसूलती हैं। ये काफी एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसका अगर सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी तो डेफिनेटली उन पे बहुत ही अच्छा असर होगा, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है फॉर द पब्लिक। बट एक जो कंसर्न रहती है हमारे पेशेंट्स के माइंड में, वो ये होता है कि कहीं कोई सस्ती दवाई आपको मिल रही है तो उसकी क्या आप क्वालिटी एश्योरेंस दे सकते हैं। तो पेशेंट्स कभी कभी काफी कंसर्न होते हैं और इसकी वजह से वो कभी कभी इस चीजों का फायदा भी नहीं लेते। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण जरूरी या जीवन रक्षक कही जाने वाली दवाओं की एक सूची तैयार करता है। इस सूची में समय समय पर फेरबदल भी होता है। इस सूची की दवाओं का मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की मंजूरी से होता है, लेकिन दवा कंपनियां इस सूची से बाहर रह गई दवाओं को बेहद महंगे दामों पर बेचती हैं। दवा कंपनी ही नहीं, प्राधिकरण की नीति पर भी सवाल उठते रहे हैं। कई दवा ऐसी हैं जो बाजार में प्राधिकरण की तय कीमतों से कम पर पहले ही उपलब्ध रहती है। विपिन चौहान के साथ जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। आप बने रहे हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आरएस टीवी विशेष में आगे बात करेंगे दवा कीमतों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों की। लोकसभा ने पास किया ब्लैक मनी बिल, अब जाएगा राज्यसभा। क्या वापस आएगा विदेश से काला धन? क्या असर पड़ेगा देश की अर्थव्यवस्था पर? देखिए देश देशांतर, काला धन, कानून और हकीकत, आज रात 8:30 बजे। दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दुनिया के कई देशों ने काफी कड़े नियम बना रखे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसकी वकालत करता है और दवाओं की कीमत में कमी लाने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। भारत में कीमत में कटौती के मामले के साथ दवाओं की गुणवत्ता का मसला जोर शोर से उठ रहा है। भारत के शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तो हुआ है, लेकिन देहातों में अब भी हालत बेहद खराब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक प्रति 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत में ये आंकड़ा प्रति 1700 लोगों पर एक डॉक्टर का है। अंतर्राष्ट्रीय मानक तक पहुंचने के लिए भारत को 2020 तक 4 लाख और डॉक्टरों की दरकार होगी। देहातों में आलम यह है कि कई इलाकों में 100 किलोमीटर के दायरे में बेहतर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। शहरों में देहात के मुकाबले 4 गुना ज्यादा डॉक्टर हैं। जाहिर है मामला सिर्फ दवाइयों की कीमत तक सीमित नहीं है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में जहरीली सुइयों ने लगभग दर्जन भर लोगों की जान ले ली। जानकारों के मुताबिक कीमतों के साथ साथ दवाइयों की गुणवत्ता भी काफी अहम है। बहुत ही एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था अभी बिलासपुर में, जहां कहीं पाया गया था कि जब वो कैंप में डेथ हुई थी तो शायद जो सलाइन वगैरह था उसमें कुछ कंटेमिनेशन था जिंक फॉस्फाइड का, जो रैट पॉइजन में यूज होता है। ऐसी चीजें लोग पढ़ते हैं अखबार में, लोगों को अवेयरनेस आती है तो उन्हें इन चीजों से थोड़ी घबराहट तो होती है। तो क्वालिटी कंट्रोल करना और उन्हें पेशेंट्स को, हमारे पेशेंट्स को रीअश्योर करना कि नहीं हमने चेक किया है, सब ठीक है, ये बहुत जरूरी है। देश के कई इलाकों में मरीजों की शिकायतें भी रहती हैं कि डॉक्टर महंगी दवाइयां लिखते हैं। आरोप ये भी है कि दवा कंपनियों के साथ सांठ-गांठ होती है। हालांकि डॉक्टरों का एक बड़ा तबका इन आरोपों को खारिज करता है।
डायरेक्ट कोई सांठगांठ हो कि वो महंगी दवाई लिखेंगे वो हो, ऐसा नहीं होता है। छोटी मोटी किसी जगह पर किसी लोगों ने आपस में करी हुई हो, ऐसे ब्लैक शीप थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी राष्ट्रीय दवा मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण ने 30 दवाइयों की कीमत में कटौती की है। प्राधिकरण का कहना है कि वो और भी कई दवाइयों के दाम की ऊपरी सीमा निर्धारित करेगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि दवाइयों की कीमत लोगों की जेब के लिहाज से उपयुक्त है या नहीं। अब भी कई दवाइयां काफी महंगी हैं। बहुत सी दवाइयां हैं, ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं जिनके लिए के जो दवाइयां हैं उनके दाम कम होने चाहिए। खास तौर से कैंसर की मेडिसिन बहुत महंगी है आज भी हिंदुस्तान में, क्योंकि ज्यादातर जो है वो एक्सपोर्ट होती है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब इंपोर्ट जब करनी पड़ रही है तो वो महंगी होती हैं दवाइयाँ। सरकार ने उसमें भी कैंसर की बहुत सी दवाइयों के ऊपर उनकी प्राइसिंग कंट्रोल करी है, जिसके ऊपर कुछ केसेस भी हुए हैं। सरकार पहल अच्छी है, लेकिन अभी भी फासला बहुत कुछ सरकार को तय करना है कि इमरजेंसी केयर इम्प्रूव हो पूरे देश में। इमरजेंसी मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, पूरे मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, और काफ़ी अच्छा काम हुआ है अभी तक, और करने की ज़रूरत है। जो CMOs ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं पूरे देश में, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना चाहिए। और जो बाईस्टैंडर हैं, ये तो हो गया हेल्थ सेक्टर का, गवर्नमेंट को ये भी करना, जैसे नेशनल प्रोग्राम्स होता है, ऐसे ही नेशनल इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर प्रोग्राम होना चाहिए। देश में जीवन रक्षक दवाइयां भी कई जगहों पर महंगी मिलती हैं और लोगों के पास शिकायतों का अंबार है, लेकिन सरकार का दावा है कि हालात पर उसकी नजर है और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 2013 में रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने राष्ट्रीय दवा मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण यानी NPPA को जरूरी दवाइयों की कीमत तय करने के लिए ज्यादा अधिकार दिए जाने की बात कही। तब संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से कहा था कि गड़बड़ियों में लिप्त दवा कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। 2013 में गोपीनाथ मुंडे की अध्यक्षता वाली रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने फार्मा कंपनियों के कामकाज पर 29वीं रिपोर्ट संसद में पेश की। समिति ने दवा कंपनियों के कामकाज पर नाराजगी जताई और कहा कि फार्मा कंपनियां दवा मूल्य नियंत्रण आदेश की कमियों का फायदा उठाकर दवाओं में मौजूदा तत्व बदलती रहती हैं। मुनाफा कमाने के फेर में असली दवा के बदले पूरक पदार्थ मिलाती हैं। समिति ने फार्मा कंपनियों की धोखाधड़ी और बाजार पर कब्जे की कोशिश पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने की सिफारिश की। साथ ही दवा मूल्य नियंत्रण आदेश के प्रावधानों को ठीक से लागू करने की बात कही। आम आदमी को सही रंग मायने में अगर सस्ते में दवाई दी जाए तो उसको प्राइस कंट्रोल होना चाहिए। कोई अपने ब्रांड नेम पे बेच रहा है, अगर किसी का ब्रांड नेम अच्छा है तो उसका लागत मूल्य भी देखना चाहिए। अगर लागत मूल्य कम और सिर्फ ब्रांड अच्छा है इसलिए लोगों को अगर कोई कंपनी ठगाने की कोशिश करती है तो इसको ऊपर कोई कंट्रोल करने की व्यवस्था होनी चाहिए। समिति ने पाया कि राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास दवा मूल्य की लिस्ट जमा नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। प्राधिकरण गड़बड़ियों में लिप्त कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता और इसके पास अनुसूचित दवाओं की कीमत तय करने के सीमित अधिकार हैं। इसके अलावा राज्यों के ड्रग कंट्रोलर भी दवा कंपनियों की मनमानी के आगे लाचार हैं। ऐसी कंपनी है जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और वो अपने तौर पे ऐसी मेडिसिन तैयार करके बाजार में वो रिटेल करते हैं, तो उनकी जो कंप्लेंट्स वगैरह हुई कि ऐसी कंपनी जो है कि वो वैसी मेडिकल जो है बाजार में सेल कर रहे हैं, उनसे कई बैड भी रिजल्ट निकले। रिपोर्ट में कहा गया कि फार्मा कंपनियों की मनमानी से आम जनता को बचाने के लिए सरकार के पास कोई तंत्र नहीं है। समिति ने कहा है कि दवा कीमतों और गुणवत्ता की निगरानी ठीक से नहीं हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम भारतीय ड्रग कंट्रोलर का है। ड्रग कंट्रोलर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके अलावा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भी स्वास्थ्य विभाग के अधीन है, जबकि दवाओं की कीमत तय करने की जिम्मेदारी फार्मास्यूटिकल्स विभाग की है।
समिति की रिपोर्ट के मुताबिक निगरानी के लिए बहुत सारी संस्थाएं होने और उनके बीच समन्वय नहीं होने की वजह से दवा निर्माता कंपनियां किसी भी तरह की कार्रवाई से बच निकलती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डालती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर डालती है, दोनों का भी मेल जोल नहीं है। मेल जोल होने के बाद ये जो दवाई का गरीब आदमी को न परवड़ने वाली चीज है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। समिति ने सरकार से कहा कि वो दवाओं की कीमत और गुणवत्ता के साथ बाजार में उनकी उपलब्धता को भी निगरानी तंत्र के दायरे में लाएं। समिति ने कहा कि सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय से दवाओं की गुणवत्ता और नियंत्रण का काम हटाकर औषधि विभाग को दें। समिति ने सिफारिश की कि विभाग राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को स्वायत्त बनाए, जिससे प्राधिकरण दवा मूल्यों पर नियंत्रण रख सके। इसके साथ ही समिति ने कहा कि औषधि विभाग दवा कंपनियों पर बकाया जुर्माना वसूली करे और इस पैसे से प्राधिकरण को ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम RS टीवी विशेष। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देश और दुनिया के बाकी हाल के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।